आपने अल्लू अर्जुन वाला पुष्पा तो देखा ही होगा, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक रियल लाइफ पुष्पा से, जो कोई हीरो नहीं, एक विलन है जिसने अपनी ही बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी थी। वीरप्पन का पूरा नाम कोसे मनुस्मारे था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तत्कालीन मद्रास स्टेट के गोपीनाथम नाम के गांव में हुआ था। अब ये गांव कर्नाटक के चामराज जिले के अंतर्गत आता है। वीरप्पन ने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। दरअसल वीरप्पन के चाचा हाथी दांत की तस्करी किया करते थे। वीरप्पन अपने चाचा को ज्वाइन कर लेता है और हाथियों की हत्या करके दांत की स्मगलिंग शुरू कर देता है। लेकिन एक समय के बाद जब उसके चाचा के साथ विवाद होता है, वो चाचा से अलग होकर खुद हाथियों की हत्या करके हाथी दांत की स्मगलिंग का धंधा शुरू कर देता है। कहा जाता है वीरप्पन ने 100-200 नहीं बल्कि 2 से 3 हजार हाथियों की हत्या की थी। वीरप्पन के इसी आतंक की वजह से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में हाथियों की संख्या ना के बराबर हो गई थी। हाथी दांत की तस्करी के अलावा वीरप्पन चंदन की लकड़ी की तस्करी भी शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो उस इलाके का ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर बन गया। जब वीरप्पन हाथियों की अंधाधुंध हत्या करने लगता है, उसी दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वीरप्पन की आतंक के बारे में पता चलता है और पूरी प्लानिंग करने के बाद एक फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है। पहली बार वीरप्पन की ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी 17 साल की उम्र में साल 1972 में हुई थी और 17 साल की उम्र में ही वीरप्पन ने अपने जीवन का पहला मर्डर किया था। यह हत्या उसी फॉरेस्ट ऑफिसर की हुई थी जिसने पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार किया था और वीरप्पन का अपराध उसके बाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। इसी को देखते हुए 1987 में चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। कहीं से वीरप्पन को इस बात की भनक लग गई। फिर चिदम्बरम वीरप्पन को पकड़ पाते। उसके पहले ही वीरप्पन उसे किडनैप कर लेता है और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी हत्या कर देता है। यह पहली बार था जब वीरप्पन को नेशनल लेवल पर मीडिया पे जगह मिली। जब वीरप्पन का आतंक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सीनियर आईएफएस ऑफिसर पी श्रीनिवासन को दी जाती है। कहा जाता है कि पी श्रीनिवासन ने पूरी प्लानिंग करने के बाद आखिरकार वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया था। मगर वीरप्पन इतना शातिर था कि जब श्रीनिवास वीरप्पन को जेल ले जा रहे थे, तभी वीरप्पन आसपास बैठे पुलिस वालों से कहता है कि उसे बहुत तेज सरदर्द हो रहा है, इसीलिए उसे सर पर लगाने के लिए तेल चाहिए। आसपास बैठे पुलिस वाले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और वो वीरप्पन के कहे अनुसार वीरप्पन को सर में लगाने के लिए तेल दे देते। मगर वीरप्पन बड़ी चालाकी से उस तेल को सर में ना लगाकर बड़ी सावधानी से अपने हाथों में मल लेता है और फिर चुपके चुपके हथकड़ी को सरकाकर अपना हाथ निकाल लेता है और फिर पुलिस वालों की पकड़ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वीरप्पन कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। भले ही वीरप्पन पी श्रीनिवास की पकड़ से भागने में कामयाब हो गया हो, मगर अपनी गिरफ्तारी की वजह से वो पी श्रीनिवासन से इतना ज्यादा नाराज था कि वो पी श्रीनिवास को खत्म करने की कसम खा लेता है और पी श्रीनिवास को खत्म करने की प्लानिंग में लग जाता है। प्लानिंग के तहत वीरप्पन अपने छोटे भाई अर्जुनन को अपने साथ मिला लेता है और उससे ये कहता है कि तुम किसी तरह पी श्रीनिवासन को ये यकीन दिला दो कि मैं सरेंडर करने वाला हूं। अर्जुनन किसी तरह पी श्रीनिवासन के संपर्क में आता है और उनसे कहता है कि अब वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है। पी श्रीनिवासन वीरप्पन की चालाकी को नहीं समझ पाते और वो इस जासे में आ जाते हैं और वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और फिर जैसे ही 1991 में वीरप्पन और पी श्रीनिवासन का आमना सामना होता है, वीरप्पन पी श्रीनिवासन को गोली मार देता है। पी श्रीनिवासन की हत्या करने के बाद भी वीरप्पन को शांति नहीं मिलती और वो क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए श्रीनिवासन का सिर काटकर अलग कर देता है और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर पी श्रीनिवासन के सर के साथ फुटबॉल खेलता है। वीरप्पन की इस करतूत की खबर से हर कोई शॉक हो जाता है। कई पुलिस वाले इस खबर के बाद वीरप्पन को खत्म करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन वीरप्पन उन लोगों की पकड़ से हमेशा दूर रहता था और वो लगातार हाथी दांत की तस्करी और चंदन की तस्करी जारी रखता है। पी श्रीनिवासन की हत्या के बाद सीनियर आईपीएस ऑफिसर टी हरिकृष्णा वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा अपने हाथ में लेते हैं। टी हरिकृष्णा लगातार वीरप्पन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इस बात की खबर वीरप्पन को भी लग गई और साजिश के तहत अगस्त 1992 में वीरप्पन आईपीएस अधिकारी टी कृष्णा की हत्या कर देता है।
कुछ समय बाद वीरप्पन शकील अहमद नाम के एक और बड़े पुलिस अधिकारी को और 5 अन्य पुलिस वालों को थाने पे हमला करके मार देता है। एक आईपीएस की हत्या की खबर से प्रशासनिक स्तर पर खलबली मच जाती है और वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाई जाती है। इस नई योजना के तहत अब पुलिस वालों की बजाय बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। बीएसएफ के कई जवान तमिलनाडु, कर्नाटक के जंगलों में लगा दिए जाते हैं, मगर आगे चलकर बीएसएफ को स्थानिक भाषा की वजह से बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच वीरप्पन और उसकी टीम के सदस्य अलग अलग समय पर 20 से ज्यादा बीएसएफ के जवानों की हत्या कर देते हैं। आखिरकार तमिलनाडु सरकार के विरोध की वजह से बीएसएफ को जंगल से हटाना पड़ता है। बीएसएफ के बाद वीरप्पन को पकड़ने का जिम्मा गोपाल कृष्ण नाम के एक अधिकारी अपने हाथ में लेते हैं। इस बात की जानकारी वीरप्पन को लग जाती है कि गोपाल कृष्ण ने उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी ली। इस बात से वीरप्पन को काफी गुस्सा आता है और वो 9 अप्रैल 1993 की सुबह कोल्हापुर गांव के आसपास गोपाल कृष्ण के लिए गंदी गंदी गालियों वाले पोस्टर चिपका देता है। गालियों के अलावा इन पोस्टर पर वीरप्पन गोपाल कृष्ण को चैलेंज भी देता है कि अगर दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। इस पोस्टर के अलावा वीरप्पन पुलिस का मुखबिर होने के शक में पास के ही एक आम नागरिक की हत्या कर देता है। पोस्टर और हत्या की खबर के बाद गोपाल कृष्ण जल्द से जल्द वीरप्पन को पकड़ने के लिए पूरे दल बल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार गोपाल कृष्ण 44 पुलिस वालों के साथ वीरप्पन को पकड़ने जा रहे थे। अभी गोपाल कृष्ण का काफिला कुछ दूर ही पहुंचा था कि पलार पुल पर पहुंचकर गोपाल कृष्ण की जीप खराब हो जाती है। इस कारण गोपाल कृष्ण अपनी जीप से उतरकर पुलिस बस में बैठ जाते हैं। इस बस में गोपाल कृष्ण के अलावा 15 पुलिस के मुखबिर और 4 पुलिस वाले और 2 फॉरेस्ट गार्ड सवार थे। इस बस के पीछे एक और बस थी जिसमें तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और अन्य 6 पुलिस वाले थे। वीरप्पन का मुखबिर नेटवर्क इतना मजबूत था कि इस बात की भनक वीरप्पन को भी लग जाती कि गोपाल कृष्ण पूरे दल बल के साथ उसे पकड़ने आ रहे। इसलिए वीरप्पन भी एक खतरनाक प्लान बनाकर रास्ते में बारूद बिछा देता है और गोपाल कृष्ण और उनकी टीम के इंतजार में बैठा रहता है। जैसे ही वीरप्पन की नजर गोपाल कृष्ण और उनकी टीम पर पड़ती है, वीरप्पन ब्लास्ट करने का इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही वीरप्पन का एक साथी बिछाए गए बारूद में जबरदस्त विस्फोट कर देता है। विस्फोट इतना धमाकेदार था कि बस के परखच्चे उड़ गए और इस बस के अंदर बैठे 22 लोगों के शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। गोपाल कृष्ण समेत सभी पुलिस वाले और मुखबिर एक झटके में मारे जाते हैं। यह पहली बार था जब वीरप्पन ने एक साथ इतने लोगों की हत्या की। एक बार फिर से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सरकार मिलकर वीरप्पन को पकड़ने की योजना बनाने में लग जाती है। 1992 में जिस स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, वो एक बार फिर से वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग में लग जाते हैं। जंगल में आतंक मचाने के अलावा वीरप्पन ने शादी भी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 में उसने मुथु लक्ष्मी नाम की महिला से शादी की थी। 1993 में पुलिस वालों ने पूरी प्लानिंग के बाद फाइनली वीरप्पन की पत्नी मुथु लक्ष्मी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुथु लक्ष्मी पर वीरप्पन की सहायता करने का आरोप लगाया गया, मगर आगे चलकर मुथु लक्ष्मी को सभी आरोपों से मुक्त कर रिहा कर दिया गया। जब 1992 में वीरप्पन के घर एक बेटी का जन्म होता है, तब कुछ समय तक वीरप्पन अपनी बेटी को संभाल कर रखता है। लेकिन रात के समय जब उसकी नन्ही बेटी रोती थी, तब उसके रोने की आवाज जंगल में काफी दूर तक जाती थी। इस कारण वीरप्पन को डर सताने लगा कि बच्ची की रोने की आवाज सुनकर शायद पुलिस उस तक पहुंच जाए। इसीलिए एक रात वीरप्पन अपनी खुद की बच्ची का गला रेतकर हत्या कर देता है। 1993 में वीरप्पन की बेटी का शव सड़ी गली हालत में कर्नाटक के एक जंगल में मिलता है। कुछ समय बाद तमिलनाडु सरकार खुद ही बीएसएफ और एसटीएफ की तैनाती आसपास के जंगलों में कर देती है। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन बीएसएफ और एसटीएफ की टीम को वीरप्पन के गैंग की जानकारी हाथ लगती। पुलिस और वीरप्पन के गैंग के बीच जबरदस्त सामना होता है और इस सामने में वीरप्पन के 6 आदमी एनकाउंटर में मारे जाते हैं, जबकि पुलिस वाले 9 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। कहा जाता है कि मारे गए और गिरफ्तार किए गए लोग किसी भी तरह से पुलिस को सहयोग करने में मना कर देते हैं। मारे गए लोगों के परिवार वाले सरकार से किसी भी तरह का मुआवजा लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि वीरप्पन ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। बदले में वीरप्पन मारे गए लोगों के परिवार वालों को मोटी रकम देता है। इसके बाद वीरप्पन की अगली बड़ी किडनैपिंग साल 2002 में देखने को मिला। अगस्त 2002 को वीरप्पन कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को किडनैप कर लेता है। मंत्री जी को छोड़ने के लिए वीरप्पन कथित तौर पर मोटी रकम की डिमांड करता है। इस बार सरकार कोई भी रकम देने से मना कर देती है।
मंत्री जी को छुड़वाने के लिए इस बार तमिलनाडु पुलिस कर्नाटक पुलिस के साथ मिलकर काम करती है और फिर केरल की पुलिस की भी मदद ली जाती है। पूरी प्लानिंग के बाद तीनों राज्यों की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से वीरप्पन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और वीरप्पन गैंग के साथ इनका सामना होता है। इस सामने में पुलिस वाले नागप्पा को छुड़ाने में नाकाम रहते और फिर किडनैपिंग के 3 महीने के बाद नागप्पा की लाश कर्नाटक के जंगल में मिलती है। नागप्पा की हत्या के बाद कर्नाटक सरकार के द्वारा वीरप्पन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया जाता है। वीरप्पन का आतंक जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लेती है और जून 2001 में इस टास्क फोर्स की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विजय कुमार के हाथ में दी जाती है। जयललिता द्वारा विजय कुमार को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द वीरप्पन को खत्म करना है। अब तक वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने अपनी जान से हाथ धो दिया था। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सरकार की 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके थे। इसलिए विजय कुमार पूरी प्लानिंग के साथ वीरप्पन को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। विजय कुमार पाते हैं कि वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत उसका खुफिया तंत्र है। दरअसल वीरप्पन ने आम लोगों से लेकर पुलिस विभाग तक अपने लोग बिठा रखे थे। कोई भी वीरप्पन के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता था क्योंकि बदले में मोटी रकम मिलती थी। और विजय कुमार भी वीरप्पन के इस तरीके को आजमाने का फैसला लेते हैं और वो कुछ पुलिस वालों का भेष बदलकर वीरप्पन की गैंग में शामिल करवा देते हैं और फिर वीरप्पन की छोटी से छोटी जानकारी बेहद गुप्त तरीके से पुलिस तक आ जाती है। वीरप्पन अक्सर इंटरव्यू दिया करता था और अपने रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियो टेप मीडिया आउटलेट्स को भेजा करता था क्योंकि वीरप्पन को पब्लिसिटी का बहुत ही ज्यादा शौक था। विजय कुमार वीरप्पन के इन्हीं इंटरव्यूज को गहराई से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। वो एक इंटरव्यू में पाते हैं कि वीरप्पन को आंख में कुछ दिक्कत हो रही है। इस पर जब एक्सपर्ट डॉक्टर की राय ली जाती है तब वो अंदाजा लगाते हैं कि वीरप्पन की आंख में शायद कोई समस्या है। इसी के बाद वीरप्पन गैंग में शामिल पुलिस वाले वीरप्पन का भरोसा जीतने के बाद वीरप्पन को कहते हैं कि जल्द से आंखों का इलाज करवाना होगा, नहीं तो समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी तरह भरोसे में लेने के बाद वीरप्पन बाहर जाकर इलाज करने के लिए राजी हो जाता है, मगर पहचाने जाने के डर से वीरप्पन अपना भेष बदल लेता है। वीरप्पन को अपनी मूंछों से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन पहचाने जाने के डर से वो अपनी मूंछों को भी कटवा लेता है। फिर प्लानिंग के तहत अपने 3 साथियों के साथ जंगल से निकलकर वीरप्पन मुख्य सड़क पे आता है और पहले से ही खड़ी एक एम्बुलेंस में बैठ जाता है। ये एम्बुलेंस वीरप्पन की गैंग में शामिल पुलिस वालों ने ही वहां पे खड़ी की थी। वीरप्पन को इस बात की जरा से भी भनक नहीं लगती कि जिस एम्बुलेंस में वो बैठ रहा है उसका ड्राइवर एक पुलिस वाला ही है। वीरप्पन अपने साथियों के साथ आराम से एम्बुलेंस में बैठ जाता है और एम्बुलेंस तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगती है। सब कुछ पहले से ही प्लान था, इसीलिए जहाँ पर पहले से विजय कुमार अपने साथियों के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे, वहां पर पहुंचते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर अचानक एम्बुलेंस रोक देता है और वो एम्बुलेंस से कूदकर दूसरी तरफ भाग जाता है। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, वीरप्पन, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अच्छा होगा कि तुम हथियार डाल दो। जवाब में एम्बुलेंस के अंदर से गोली चलती। एक गोली चलते ही बाहर खड़े पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते और ये फायरिंग अगले 20 मिनट तक चलती। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 मिनट में पुलिस की तरफ से 338 राउंड की फायरिंग की जाती। थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस के अंदर से भी फायरिंग बंद हो जाती है और कुछ भी एक्टिविटी नजर नहीं आती, तब विजय कुमार एम्बुलेंस के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि वीरप्पन और उसके साथी मरे पड़े हैं। इसकी पुष्टि के लिए लाशों को एम्बुलेंस के सहारे पास के अस्पताल में भेजा जाता है। फिर वीरप्पन समेत उसके साथियों को मृत घोषित कर दिया जाता है और ऐसे ही वीरप्पन का अंत हो जाता है। ये पूरी कहानी जानने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और हमारे पैट एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।